हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी। और दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 21st सेंचुरी में आपको एक ऐसी ट्राइब भी मिल सकती है जो कि आज भी हंटर गैदरर है, जो आज भी एग्रीकल्चर को नहीं जानती, आज भी स्टोन के टूल इस्तेमाल करती है, आज भी आउटसाइड वर्ल्ड से किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं रखना चाहती, अपनी मर्जी से अपने आप को आइसोलेट रखना चाहती है। आज भी अगर कोई आउटसाइड वर्ल्ड से उनसे मिलने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर वो अटैक कर देते हैं। तो क्या आप इस चीज़ के ऊपर बिलीव करेंगे? आप बिलीव करें या ना करें, लेकिन ऐसी ही एक ट्राइब है, और वो कहीं और नहीं बल्कि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से आइलैंड नॉर्थ सेंटिनल में पाई जाती है, जिसकी वजह से इनका नाम सेंटिनलीज पड़ा। अब ये सेंटिनलीज जो हैं, इनको द लास्ट स्टोन एज ट्राइब कहा जाता है। अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब ऑफ द वर्ल्ड में इसको जाना जाता है, क्योंकि इनसे लोग कॉन्टेक्ट कर नहीं पाते। जब भी कभी किसी ने इनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी तो ये लोग हिंसक हो गए। साथ ही कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है इनसे कॉन्टेक्ट करने के दरमियान। कुछ इनके साथ सक्सेसफुल फ्रेंडली कॉन्टेक्ट भी हुए हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। एक इनके बारे में और बात कही जाती है, और ये सवाल रहता है कि क्या ये लोग नरभक्षी हैं। इसका जवाब भी मैं आगे आपसे दूंगा जब इनकी प्रैक्टिसेस की बात करेंगे। नरभक्षी कौन होते हैं? जो कि ह्यूमन जो होता है उसको मार के खा जाते हैं, जिनको कैनिबल्स कहा जाता है। तो क्या ये लोग कैनिबल्स हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो सेंटिनलीज कहाँ है और इसकी बात करेंगे, कहाँ पे रहते हैं, ज्योग्राफी की बात करेंगे। लेकिन इनके बारे में आप कुछ कुछ बातें जान लीजिए, जैसे कि ये दुनिया की मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब है, वन ऑफ द लास्ट हंटर गैदरर है। हंटर गैदरर मतलब जो आज भी हंटिंग पे अपनी जीवन जीते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, या तो पेड़ पौधों से कुछ फल फ्रूट वगैरह तोड़ के खा लेते हैं, उसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है उसके शिकार करके जीते हैं। अनटच्ड है, स्टोन एज है, स्टोन एज ट्राइब है, क्योंकि ये स्टोन के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब इनके पास कुछ धातु के टूल्स भी हैं, आयरन भी इन तक पहुंच गया, क्योंकि कुछ सोर्सेज की वजह से आउटसाइड वर्ल्ड से इनके पास जो है उसका एक्सेस पहुंचा। अदरवाइज इनके पास नहीं था, इन्होंने नहीं पता था कि इस तरीके का कोई मेटल भी होता है, मेटलर्जी का इनके पास नॉलेज नहीं था। उसके अलावा ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे रहते हैं, जिसका क्षेत्रफल तकरीबन 60 किलोमीटर स्क्वायर में है। बहुत छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पे लोग रहते हैं। बाहरी दुनिया से किसी तरीके का संबंध नहीं रखना चाहते। अगर कोई संबंध रखने की या कांटेक्ट करने की इनसे कोशिश करता है तो ये हिंसक भी हो जाते हैं और उसका विरोध करते हैं। तो ये चीजें हैं। कहाँ पे है ये जगह? आप ये देख रहे हैं, ये है हमारा भारत। और भारत में आप बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसके अंदर आपको तकरीबन 572 आइलैंड मिलेंगे। और उन 572 आइलैंड्स में से सिर्फ 38 जो हैं वहां पे लोग रहते हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसका क्षेत्रफल तकरीबन 8250 किलोमीटर स्क्वायर में है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, निकोबार डिस्ट्रिक्ट जिसकी राजधानी कार निकोबार है, साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, पूरे अंडमान निकोबार जो यूनियन टेरिटरी है इसकी राजधानी भी पोर्ट ब्लेयर है। उसके अलावा नॉर्थ एंड मिडल अंडमान डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी राजधानी जो है मायाबंदर है। ठीक है, तो ये इसका अगर आप जियोग्राफी वगैरह देखें तो आपको पता चल जाएगा। हम किसी दिन अंडमान निकोबार के ऊपर सेपरेटली वीडियो बनाएंगे, तब इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे आपको ये मैप नजर आ रहा है, जिसमें आपको ये है नॉर्थ अंडमान, ये है मिडल अंडमान, ये है साउथ अंडमान, और इसके नीचे लिटिल अंडमान भी है। इस साउथ अंडमान के अगर आप इस दिशा में जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे, तो आपको एक छोटा सा आइलैंड नजर आएगा। ये है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ पे रहने वाले लोगों को ही हमने क्या कह दिया? सेंटिनलीज, क्योंकि सेंटिनल पे रहते हैं तो सेंटिनलीज आइलैंड, सेंटिनलीज ट्राइब। इसका और मैप आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ पे ये छोटा सा आइलैंड है, इसके अंदर रहने वाले लोगों की हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर रहने वाले इंडिजिनियस लोगों की अगर हम बात करें तो आपको नजर आएगा कि 1800 के आसपास 18 सेंचुरी में यहाँ पे बहुत से लोग रहते थे। आज उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। आज हालांकि 3,80,000 के आसपास लोग पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या जो है वो बहुत ही लिमिटेड क्षेत्र के अंदर हो गई है, सीमित हो गई है। यहाँ पे देखिए 18 सेंचुरी में और 2004 में कि कितना क्षेत्र जो है वो आपको यहाँ पे खाली नजर आ रहा है। यहाँ पे कौन कौन लोग रहते हैं? सबसे ज्यादा जो संख्या है वो ग्रेट अंडमानीज की है, जिसके अंदर भी 10 ग्रुप हैं। उसके अलावा जारवा एक ट्राइब है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे।
क्योंकि अभी हम ट्राइब्स के बारे में पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में हम कई सारी ट्राइब्स की बात करेंगे। दुनिया भर की 50 या ज़्यादा भी ट्राइब्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, जो भी हमें इंटरेस्टिंग और कल्चरली बहुत डिफरेंट लगेंगी बाकी सबसे, तो उनकी बात करेंगे। उसके अलावा जैंगीज जैंगीज करके एक और ट्राइब हुआ करती थी। ये आपको पुराने समय पे इस मैप में नजर आ रही है, लेकिन ये 1920 के दशक तक आते आते ये एक्सटिंक्ट कर गई। ये लोग सरवाइव नहीं कर पाए मॉडर्न जो समय चल रहा है उसके इन्वायरमेंट को और उसके समय के साथ साथ वो अपने आप को यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। उसके बाद बात करेंगे सेंटिनलीज की, जिसकी बात हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये हमारा सेंटर है। उसके अलावा ओंगे एक और ट्राइब है जो कि आपको लिटिल आइलैंड्स में मिलेगी। यहाँ पे आज के समय इस क्षेत्र में आपको नजर आती है, पहले यहाँ तक फैली हुई थी। तो ये तमाम जो ट्राइब्स हैं, अंडमानीज ट्राइब, इंडिजिनियस लोग इनको कहा जाता है, जो इस क्षेत्र में रहते हैं। तो इस क्षेत्र की हम बात करने वाले हैं, जो कि चर्चा में रिसेंटली कब आया था, लास्ट टाइम कब आया था। ये चर्चा में आया था 2018 में। एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, बड़ा इवेंट हुआ था। इंपॉर्टेंट क्या कह रहा हूं मैं, कि इसमें काफी चर्चा में आ गया था कि एक जॉन एलिन चाओ नाम का एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरी था। ये व्यक्ति नॉर्थ सेंटिनल आयरलैंड जाकर वहां के लोगों को, वहां की ट्राइब को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहता था, और ये इसके लिए बहुत डेडिकेटेड था, मैडली डेडिकेटेड था मैं ये कहूं कि, क्योंकि ये जो ट्राइबल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जाना मना है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र को एक तरह से रिजर्व क्षेत्र में रखा हुआ है, प्रोटेक्टेड ट्राइबल क्षेत्र में रखा हुआ है कि ये वनरेबल ट्राइब्स हैं, ये किसी से कॉन्टेक्ट नहीं रखना चाहती, तो यहाँ पे कोई नहीं जाएगा। किसी भी तरीके की फोटोग्राफी और किसी भी तरीके की विजिट यहाँ पे अलाउड नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति ने किसी भी तरीके से यहाँ पे जाने की कोशिश करी। 26 साल का था ये लड़का, और इसने क्या किया कि यहाँ पे जाने के लिए पहले तो एक फिशरमैन को 25,000 रुपए दिए। एक मछुआरे को कहा कि उस आयरलैंड तक मुझे उसके नजदीक कैसे भी छोड़ दे, और ये जो इंडियन नेवी की और जो भी पेट्रोलिंग बोट्स हैं यहाँ पे, उनसे मुझे बचते बचाते यहाँ पे पहुंचा दे। हालांकि भारत सरकार ने इस तरह से कर रखा है कि इस आइलैंड के 5 किलोमीटर के रेडियस में पेट्रोलिंग करती हैं भारत की नेवी वगैरह, ताकि यहाँ पे कोई आ ना सके और इन लोगों को कोई परेशान ना करे, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनसे कोई मिले जुले। तो इसने उसके बावजूद भी उस लॉ को तोड़ा और ये वहां पे गया। इसने कई सारे प्रयास करे। सबसे पहले जब ये यहाँ पे जाता है तो ये देखता है कि कुछ लोग जो हैं वो वहां पे हैं, और उसमें से एक बच्चा इसको नजर आता है। ये अपने साथ कुछ गिफ्ट्स लेके जाता है, और गिफ्ट लेके जाता है। 15 नवंबर 2018 की बात है, जब इसने अपना लास्ट जर्नल लिखा था, लास्ट अपनी डायरी में, और एक लेटर भी लिखा था अपने घर वालों को। तो उसमें इसने बताया कि इसकी विजिट में क्या कुछ हुआ। इसने 2 बार कोशिश करी थी। पहली बार जब इसने कोशिश करी तो ये एक किनारे पे पहुंचा। उस किनारे पे पहुंचने के बाद इसके हाथ में बाइबल थी, और ये एक बच्चा इसको दिखता है, उसके हाथ में एरो, और उसका जो एरो चलाने के लिए जो तीर कमान है, जो धनुष है, वो होता है। और वो बच्चा जो है वो इसकी तरफ, इसको देखकर कि ये कौन आउटसाइडर आ गया, इसके ऊपर एरो जो है वो तान देता है और एरो इसकी तरफ शूट कर देता है। किस्मत से वो पहला जो एरो है वो लगता है इसकी बाइबल पे, और ये बच जाता है। इसके चेस्ट में वो एरो नहीं लगता है। इसने बताया कि वहां पे जाके इसने जो लोग देखे तो वो वेल बिल्ड थे, उनकी मसल वगैरह सब ठीक थी, वो हेल्दी नजर आ रहे थे, उनका राउंड फेस था, उनके राइट चिक पे एक येलोइश पिगमेंट लगा हुआ था, सर्कल बना हुआ था, हाइट तकरीबन 5 फीट 5 इंच के अराउंड थी। उसके बाद इसने बताया कि जब वो एरो मेरी तरफ फेंका गया तो मैं डर गया एक बार के लिए। वो एरो मेटल का था, थिन था और शार्प था, ये बात इसने बताई। उसके बाद ये उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करता है। ये कहता है कि माय नेम इज जॉन, आई लव यू एंड जीसस लव यू। ये इस तरह से कह के जाता है कि जीसस ने मुझे भेजा है आप सभी को क्रिश्चियनिटी का संदेश देने के लिए, आपको समझाने के लिए। लेकिन ना तो वो जॉन की भाषा को समझते थे सेंटिनलीज, और ना सेंटिनलीज की भाषा को जॉन समझता था। तो किसी तरीके का यहाँ पे कम्युनिकेशन हो नहीं सकता था, और साथ ही ये जो सेंटिनलीज हैं ये बिल्कुल भी इच्छुक भी नहीं थे कि उससे किसी तरीके का कॉन्टेक्ट रखें। तो यहाँ पे जॉन जो है वो पैनिक हो गया, और वो अपनी एक छोटी सी जो बोट थी उसको लेकर वापस दूसरे किनारे की तरफ निकल जाता है। जो कयाक थी उसकी, कयाक एक छोटी सिंगल आदमी बैठ सके इस तरीके की बोट होती है, और उसमें एक यहाँ पे गड्ढा सा होता है, उसमें एक आदमी बैठ सकता है, और उसको लेके नॉर्दर्न, ये जो नॉर्थ सेंटिनल है उसके दूसरे किनारे पे चला गया। वहां पे जाने के बाद भी
ये जो है इसका वेलकम नहीं हुआ। वहाँ पे दूसरे लोग मिले, यही सेंटिनलीज के दूसरे कुछ लोग वहाँ पे थे, उन्होंने भी इसके ऊपर टारगेट किया और शूट करने की कोशिश करी। जॉन वहाँ पे पैनिक कर गया और भाग गया, और भाग के उस फिशरमैन की बोट तक पहुंचा, कैसे भी अपनी जान बचाकर। अब उसने एक और लेटर लिखा 16 नवंबर को अपने मदर को, अपने पेरेंट्स को, और कहा कि देखिए, मेरा काम है कि मैं सेंटिनलीज लोगों को जीसस का संदेश पहुंचाऊं, क्योंकि वो मेडली बहुत डेडिकेटेड हो गया था। उसको लग रहा था कि मैं इनको क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित करके ही रहूंगा और ये मेरा मिशन है। वो भावुक हो गया था, वो समझ नहीं रहा था कि ये लोग कितने अलग हैं और किस तरीके के लोग हैं। तो उसने कहा कि देखिए, कल को मुझे कुछ हो भी सकता है, अगर मैं मारा जाऊं तो सेंटिनलीज को या गॉड को किसी भी तरीके का आप दोष मत दीजिएगा, और मैं ओबीडियंस कर रहा हूँ, ईश्वर की इच्छा की पालना कर रहा हूँ, और अपना जो संदेश है वो इनको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं सफल रहा तो रहूंगा, अदरवाइज नहीं रहूंगा। उसके बाद ये अगला प्रयास करता है 18 नवंबर को, और उस प्रयास के बाद ये व्यक्ति दिखता नहीं है। अमेरिका के अंदर हलचल मचती है जब उसके पेरेंट्स जो है अमेरिकी सरकार को कहते हैं कि हमारा बेटा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड गया था, वहां के बाद उसका ना कोई लेटर है ना कोई संदेश है, और उसको क्या हुआ। और इसी दौरान ये जो फिशरमैन है जिसने घूस लेके उसको छोड़ा था, वो वापस लेने के लिए उस आइलैंड के करीब जाता है कि जॉन कहाँ गया, उसको लेके आता हूँ, क्योंकि उसको बुलाया गया था कि तू वापस आना मेरे को लेने के लिए। और वो देखता है कि ये जो सेंटिनलीज हैं ये एक बॉडी को दफना रहे होते हैं आयरलैंड के करीब, और उसे पता चल जाता है कि वो कपड़े जो पहन रखे थे जॉन ने वही व्यक्ति है, उसी को दफनाया जा रहा है, और इन सेंटिनलीज ने जॉन को मार दिया है। उसके बाद वो मछुआरा वहां से भाग जाता है। अब वो ये बात किसी कोस्ट गार्ड को नहीं बता सकता, किसी पुलिस को नहीं बता सकता, क्योंकि उसने तो खुद ब्राइबिंग करी, खुद उसने करप्शन किया और लॉ तोड़कर वो जॉन को वहां पे पहुंच लेके गया था। लेकिन जब अमेरिकी गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और भारत सरकार को कहा कि हमारा एक नागरिक यहाँ पे गया है तो उसकी तहकीकात कीजिए, तो वो तहकीकात बाद में हुई, उसकी मैं बात आपसे लास्ट में करूंगा कि उसका क्या नतीजा निकला और क्या कहा अमेरिकी सरकार ने और भारत की पुलिस ने उसका क्या निकाला। अब बात यह आती है कि जिन लोगों ने जॉन को मारा और इस तरीके की गतिविधियां हुई, ये लोग कौन हैं, ये सेंटिनलीज कौन है, इनके बारे में हम क्या जानते हैं, इनका इतिहास क्या है, इनका कल्चर क्या है, इनकी प्रैक्टिसेस क्या है। बहुत ज्यादा तो इनके बारे में रिटन इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि ये लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं है, लिखते भी नहीं है, इनके पास तो लिखित में किसी तरीके का कोई सोर्स हमें मिलता नहीं है। लेकिन ऑब्जर्वेशन से और एंथ्रोपोलॉजी ने आर्कियोलॉजिकली एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो थे वो वहां पे गए, तो उनसे हमें क्या क्या पता चलता है, उससे हम इनके बारे में जो जो जाने हैं वो बात बताएंगे। तो आप ये जानते हैं कि जो ह्यूमन माइग्रेशन थ्योरी है, जो कि एक आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी जो है, जो जिसको कई लोग सपोर्ट करते हैं, कई नहीं भी करते हैं, इस थ्योरी के हिसाब से ह्यूमन जो आज का होमोसेपियन है उसकी शुरुआत होती है अफ्रीका से, और वो ट्रेवल करते करते दुनिया भर के किनारों तक पहुंचा। भारत में 70,000 साल पहले पहुंच चुका था, और 70,000 साल के बाद ये जब इधर भी गया ईस्ट की तरफ, तो ये जो आयरलैंड से यहाँ पे भी पहुंच गया था तकरीबन 60,000 साल पहले। तो 60,000 साल से इन आइलैंड्स के ऊपर लोग रह रहे हैं, अंडमान आइलैंड्स के ऊपर रह रहे हैं। लेकिन जहां जहां पे बड़ी लैंड्स के ऊपर लोग रह रहे थे, उनके तो आपस में कॉन्टेक्ट्स हुए, उनका जीनोम बदला, उनका जो है कल्चर बदला, उनके नॉलेज में इजाफा हुआ, और वो लोग आपस में घुल मिल गए, आइसोलेटेड नहीं रहे। लेकिन कुछ लोग जो हैं जो इन छोटे आइलैंड्स पे रहने लगे, वो आइसोलेटेड रह गए, और वो आज भी ट्राइबल रह गए। बहुत सारे दुनिया के ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके की ट्राइब्स रहती हैं, उनमें से एक सेंटिनल ट्राइब भी हो गई। तो 60,000 सालों से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और सेंटिनलीज का तो इस तरीके का कल्चर था, इस तरीके के लोग बन गए कि इन्होंने तो अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया। इनकी भाषा जिसको कोई नहीं समझ पा रहा, अभी तक कोई उसको डिकोड नहीं कर पाता कि ये लोग क्या बोलते हैं, उनसे ये पता चलता है कि इन्होंने हजारों सालों तक किसी से कांटेक्ट नहीं किया, इवन अपने पास के आइलैंड से भी कांटेक्ट नहीं किया। इनसे पास में जो अंडमान के बाकी आइलैंड्स हैं उनके साथ भी इनकी भाषा नहीं मिलती, उनसे भी इनका कोई जो है कांटेक्ट नहीं होता। तो उस तरीके के लोग हैं, अपने 30 किलोमीटर की रेंज में भी इन लोग नहीं जाते। तो ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभी अग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी तरीके के हिंसक हैं और किसी तरीके का इन्वेजन करते हैं, नहीं, ये नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो कि स्टोन एज से बिलोंग करते हैं, एक तरह से स्टोन के टोल ये लोग इस्तेमाल करते हैं, वेपन इस्तेमाल करते हैं,
हालांकि कुछ मेटल्स वगैरह इस्तेमाल ये लोग करने लग गए हैं, लेकिन वो भी वो मेटल ये इस्तेमाल करते हैं जो कि इनके आसपास जो शिप वगैरह चली गई थी, उनसे इनको पता चला कि इस मेटल का इस्तेमाल करके हम अपने वेपन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं, और इनका थोड़ा बहुत उस मेटल में इंटरेस्ट हुआ, लेकिन ज़्यादा कुछ टूल्स ये लोग उससे बनाते नहीं हैं। तो इस तरीके के लोग हैं। उसके बाद अगर बात करें इनकी अपीयरेंस की, ये किस तरह का दिखते हैं, तो 1977 की एक रिपोर्ट जिसको हेनरिक हेरर ने डिस्क्राइब किया था इनके बारे में, कहा कि इनकी हाइट जो है वो तकरीबन 5 फुट 3 इंच के अराउंड है, और ये इंसुलर ड्राफिज्म का शिकार है एक तरह से, मतलब जो आइलैंड्स इफेक्ट जिसको कहते हैं, आइलैंड पे रहने वाले लोग उसके इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशन और अलग अलग रीजन्स की वजह से थोड़े से शॉर्ट हाइट होते हैं। तो ये 5 फुट 3 इंच के लगभग हैं। उसके बाद एक और रिपोर्ट छपी थी जिसमें इनकी हाइट के बारे में कहा गया कि 5 फुट 3 इंच से 5 फुट 5 इंच के बीच में इनकी हाइट है। इनका जो स्किन टोन है वो डार्क शाइन ब्लैक है। ये इनके दांत जो हैं वो वेल अलाइंड हैं, और इनके शरीर में किसी तरीके की ऐसी कमी नजर नहीं आती कि ये किसी तरीके से बीमार हैं, या फिर पोषक नहीं है, न्यूट्रिशन की कोई कमी नजर नहीं आती, और मसल्स वगैरह देख के लगता है कि काफी वेल इनफ हेल्दी हैं। तो ये इनकी अपीयरेंस से हमें पता चलता है। ये इनकी अलग अलग आप तस्वीरें जो भी ड्रोन से ली गई या जो भी कांटेक्ट के थ्रू ली गई पास में, तो वो आपको नजर आ रहा है कि जब भी कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ये इस तरह से तीर कमान अपने तान देते हैं। कितना लंबा एरो है देखिए आप, उस तरह से करते हैं कि इनके पास कोई ना आए। तो उस तरीके की इनकी अपीयरेंस है। और ये देखिए, जब इस एक हेलीकॉप्टर इनके ऊपर से जा रहा था इनकी निगरानी करने के लिए, एक बार देखने के लिए, सुनामी 2004 के, तब इन्होंने उसके ऊपर भी इन्होंने तीर बरसा दिए थे। तो इस तरीके की इनकी पहनावे में भी अगर आप देखेंगे तो ये शरीर को बहुत कम ढकते हैं, कुछ पार्ट को, बॉडी को कवर करते हैं, कमर और जो चेस्ट है उसका हिस्सा जो है वो विमेन जो है वो ढकती हैं, और मैन जो है वो कमरबंद की तरह एक तरह से पत्तों वगैरह से बांधते हैं अपने आप को। तो इनके पास बहुत कम चीजें हैं जो कि आप देख पाते हैं। 50 से 500 के बीच में इनकी पॉपुलेशन है। अब एग्जैक्टली पॉपुलेशन तो कोई नहीं जानता, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंसस पॉपुलेशन जनगणना तो नहीं हुई कभी भी, क्योंकि जनगणना करने के लिए ये लोग किसी का वेलकम करेंगे नहीं और कोई वहां पे जाएगा भी नहीं। लेकिन एक एस्टिमेट है कि 50 से 200 के बीच में भी हो सकते हैं, 50 से 500 के बीच में भी हो सकते हैं। इतना ही इनका नंबर है, बहुत कम संख्या है इन लोगों की। अब प्रैक्टिसेस की अगर बात कर लें कि किस तरीके की प्रैक्टिसेस करते हैं, शुरुआत में ही मैंने बताया था कि हंटर गैदरर हैं, तो शिकार करते हैं, और शिकार के लिए ये बो यानी तीर कमान का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कुल्हाड़ी वगैरह जिस तरीके की चीज़ें हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं। सी फूड खाते हैं, मड क्रैब्स जो हैं उनको, मोलस्कैन जो हैं शेल्स, इनको खाते हैं, और जो भी नेचर से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, उनको खाते हैं। तो फिर भी इतने छोटे से आइलैंड में रहने के बावजूद, संख्या में हालांकि कम है, लेकिन फिर भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और हजारों सालों से इनकी जो पॉपुलेशन है वो ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ी, ना तो ओवर पॉपुलेट हुए, ना ही ऐसा हुआ कि एक्सटिंक्ट कर गए, खत्म हो गए। दोनों चीज़ें इन्होंने नेचर के साथ इस तरह से इस्टेब्लिश कर रखा है कि संख्या उतनी ही है लगभग। हालांकि ये हम कह नहीं सकते कि पहले संख्या बहुत ज़्यादा थी या कम थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो किसी ने इसको एक्सप्लोर किया ही नहीं, इस आइलैंड को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का चांस ही नहीं रहा था, क्योंकि ये लोग उस तरह से वेलकम करते नहीं थे लोगों का, इसलिए। तो ये चीज़ है। एग्रीकल्चर इनको एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता, क्योंकि पिछले 60,000 साल से जो लोग, या 60 से 20,000 साल के बीच में ये लोग जो हैं अनकॉन्टेक्टेड हैं, और कृषि जो है उसका इजाद आप जानते हैं कि 12,000 साल पहले तकरीबन हुआ। तो इनको पता ही नहीं है कि खेती कैसे होती है, तो खेती से ये अनअवेयर है, और उसकी वजह से ये लोग जो है खेती नहीं करते। अब एक तरह से पूरी तरह से ये लोग जो हैं अपनी बॉडी का, मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ, अपीयरेंस में ये दोनों जेंडर जो है, मेल एंड फीमेल, दोनों बार्क स्ट्रिंग्स पहनते हैं अपने गले में, एक तरीके की इस तरीके की चीजें पहनते हैं, जिसमें फीमेल जो है वो थोड़ी पतली पहनती हैं रिंग्स भी, और ये मैन जो है वो थोड़े से मोटी रिंग्स यहाँ पे पहनते हैं। और ये आपको नजर आ जाएगा, डार्क कलर में आपको नजर आ रही है ना, ये शरीर को बहुत कम ढकते हैं, नेकलेसेस जैसी चीजें कुछ पहनते हैं, बाकी चीजें जो है, बाकी जो शरीर है वो नेक्ड ही रहता है इनका। ये छोटी छोटी हट्स में रहते हैं, छोटी छोटी झोपड़ियां हैं, जिसमें दो तरीके की झोपड़ियां मिलेंगी, एक में सिंगल फैमिली वाली, और एक बड़ी हट नजर आएगी जिसमें कई परिवार एक साथ रहते हैं। इस तरह से इनकी हट्स है, इन तरीके के इनका घर है। अब जो है ये लोग मेटल की
की कीमत को समझते हैं। उनको पता है कि उन टूल्स के साथ जब हम मेटल का इस्तेमाल करते हैं तो टूल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हालांकि इनको मेटल कैसे निकलता है, कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है, वो सब चीज़ें नहीं पता है। तो इनको एक बार एल्यूमिनियम कुकवेयर दिया गया था। नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने 1974 में एक मूवी बनाई थी, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो उसको इन्होंने ले लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि उनके ऊपर अटैक करा था, उसकी बात हम आगे करेंगे। मेटलर्जी का कोई नॉलेज नजर नहीं आता, कुछ टूल्स की फॉर्जिंग वगैरह के अलावा, वो सब चीजें के अलावा इनको नहीं पता है। कनूज कनूज का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी सी एक तरीके की बोट होती है लकड़ी की, जिसको जो बहुत ही नैरो होती है, जिसके ऊपर ये लोग बैठ के, जिसमें एक आदमी सिर्फ अंदर खड़ा हो सकता है, जिसकी चौड़ाई बहुत कम होती है। उसका इस्तेमाल ये लोग करते हैं, शिकार के लिए करते हैं, लेकिन ज्यादा दूर तक तो ये जाते नहीं है, अपनी रेडियस में ही रहते हैं कि ज्यादा दूर तक नहीं जाना है। इनको इस चीज का डर है कि बाहरी वर्ल्ड से जुड़ेंगे तो उनको कोई किसी तरीके का नुकसान हो सकता है। अब आगे क्या होता है कि आर्टिस्टिक इनग्रेविंग के इनके जो कुछ सैंपल मिले हैं, जो जियोमेट्रिकल डिजाइन है, वो बहुत सिंपल है, कोई भी एडवांस उसमें चीजें आर्टिस्टिक इनग्रेविंग मिली नहीं है। इनकी कुछ डांस वगैरह की प्रैक्टिसेस कभी कभी देखी गई, जब भी ड्रोन वगैरह से, तो पता चलता है कि विमेन जो है वो डांस करती हैं अपनी पाम्स को अपनी थाइज के ऊपर स्लैप करके, एंड साथ ही उसके साथ साथ वो अपने फीट को जो है उनको मूवमेंट भी करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वुमेन है, वो थोड़ा सा अपनी जो पैर है उनको मोड़ के, नीज को मोड़ के, अपने हैंड्स को यहाँ पे थाइज पे स्लैप कर करके डांस स्टैंस करती हैं। तो वो एक इनके यहाँ पे डांस प्रैक्टिस कभी कभी देखी गई है। क्या ये लोग कैनिबल्स हैं? किसी तरीके से कभी पता चला है कि नरभक्षी हैं, कि कभी इन्होंने किसी आदमी को मार के खाया? कभी भी इस चीज के बारे में पुष्टि नहीं हुई। वो कई बार ऐसी बातें जरूर कही गई, टोलमी के समय से कुछ चाइनीज ट्रेवल्स भी आए, ग्रीक भी लोगों ने भी ऐसी बात करी कि अंडमान निकोबार जो ये आइलैंड का जो क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ कैनिबल्स रहते हैं, जो ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि इंसान को मार के खा जाती हैं। लेकिन सेंटिनलीज ने ऐसा कभी नहीं किया देखते हुए, क्योंकि जब जब किसी की यहाँ पे बॉडी को, जब किसी की यहाँ पे मौत हुई है किसी आउटसाइडर की, तो जब देखा गया कि उसको दफनाया गया, जब मैंने शुरुआत में आपसे जॉन की बात करी थी, तो जॉन को भी दफनाया गया था, और सामने से ये आयरलैंड के खिलाफ पास दफना देते थे। और कभी भी ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई जिसमें ये पता चलता है कि इन्होंने किसी इंसान को मार के खाया है। तो ये चीज जो है, ये एक भ्रमित करने वाली बात है कि ये कैनिबल्स हैं। कैनिबल्स ये लोग नहीं है। हालांकि दुनिया भर में कुछ ऐसी ट्राइब्स हुई हैं जो कैनिबल्स नहीं है, लेकिन ये लोग नहीं है। भाषा की अगर बात करें तो सेंटिनलीज की जो भाषा है उसको कोई भी आज तक डिकोड कर नहीं पाया है, वो पूरी तरह से अनक्लासिफाइड है। और जिस तरह से जारवा की जो लैंग्वेज है वो भी इंटेंजिबल है कि ये इनकी भाषा को भी नहीं लोग समझते, लेकिन इनकी भाषा को तो बिल्कुल भी नहीं समझते। तो भारत सरकार की एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2016 की जो हैंडबुक है उसमें इनको वनरेबल ट्राइब ग्रुप कंसिडर किया और अनइंटेंजिबल कहा कि इन ये लोग जो हैं ये एक ऐसे ग्रुप हैं जिनके बारे में हम लैंग्वेज के आधार पर बहुत कुछ जानते नहीं हैं। इन्होंने वॉलंटरली आइसोलेशन को चूज किया कि ये बाहरी वर्ल्ड से खुद नहीं जुड़ना चाहते। ऐसा नहीं है कि बाहरी दुनिया ने इनको किसी तरह से आइसोलेट किया है, नहीं, ये खुद आइसोलेट रहे और अपना इंडिजीनियस कल्चर, अपना ट्रेडिशन जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। साथ ही ये बाहरी दुनिया से डरते हैं, उसके लिए तैयार नहीं है। साथ ही एक और बड़ी चीज है कि ये जो आज के समय दुनिया भर में जिस तरीके की डिजीजेस हैं, जिस तरीके के वायरस, बैक्टीरियाज, इन्फेक्शंस हैं, उनके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इनकी बॉडी उसके लिए बिल्कुल भी इम्यून नहीं है। तो अगर ये किसी भी तरह से आज के मानव से, जो हम होमोसेपियन सेपियन है, इनसे मिल लेंगे तो हमसे कोई वायरस इनके अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। हमारी बॉडी ने हजारों साल के इस प्रोसीजर से, क्योंकि हम इतने लोगों से जुड़े रहे और हमारा इतना कल्चरल इंटरेक्शन रहा है कि हमारी बॉडी इम्यून हो गई उन सभी वायरस से, लेकिन उन सभी बीमारियों से, लेकिन इनकी बॉडी नहीं हुई है। तो ये लोग अगर बाहरी दुनिया से जुड़ेंगे तो इनकी डेथ भी हो सकती है, और इस तरीके के कुछ इंसिडेंट हुए भी हैं। तो ग्रेट अंडमानीज, जारवाज, ओगे, शॉपमेन, निकोबारीज, सेंटिनलीज, इनको 6 नेटिव जो रिक्लूसिव पीपल है अंडमान और निकोबार के, उनमें शामिल रखा गया है। शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, एसटी में आते हैं ये लोग। और हालांकि गवर्नमेंट इनके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि इनके साथ इनको यहाँ पे कोई स्कीम्स वगैरह या किसी भी तरीके की कोई चीज़ नहीं दे पाती, क्योंकि ये लोग अपने कल्चर में किसी का इंटरवेंशन चाहते ही नहीं है। लेकिन फिर भी इनको एसटी में शामिल किया गया है। जब लोग इनसे किसी भी तरीके का कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो ये इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि आप हमारे पास आए तो हम आप पे अटैक कर देंगे, आप हमसे दूर रहिए।
तो ये चीज़ रही, आउटसाइड वर्ल्ड से हमेशा इंटरेक्शन करने की कोशिश करी। एक पीसफुल कॉन्टैक्ट हुआ है 4 जनवरी 1991 को, और उस दरमियान कुछ 6-8 महीनों में 3-4 कॉन्टैक्ट हुए, लेकिन उसके अलावा नहीं। अब 1997 से इस आइलैंड को पूरी तरह से भारत सरकार ने सीज कर दिया, और इसके 5 किलोमीटर की परिधि में कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, सब तरीके से बैन है। ठीक है, तो ये 1997 के बाद चल रहा है। अब बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स की। ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है इनकी प्रैक्टिसेस के बारे में, इनके कल्चर के बारे में, इनके ओरिजिन के बारे में, तो कई लोग जो है वो इंटरेस्ट दिखाते हैं कि इस तरीके के लोगों से हम जुड़ें, तो मिलें तो सही, उनसे किसी तरीके का फ्रेंडली रिलेशन तो स्टैब्लिश करें। उससे हमें क्या मिलेगा? हम ये जान पाएंगे कि हमारे पूर्वज जो तकरीबन 20,000 साल पहले ऐसे ही थे, इसी तरीके के कल्चर को फॉलो करते थे, इसी तरह से जीवन यापन जीते थे, तो उसको जानना इंटरेस्टिंग होता है। तो कई लोगों की इच्छा थी, इंटरेस्टिंग था कि इनसे जाने, लेकिन कई लोगों की आज ये भी तर्क होता है कि इन लोगों को अपना जीवन पीसफुली जीने दो, इनके साथ मत किसी तरीके से कांटेक्ट करो, क्योंकि ये लोग अगर हमसे मिले तो इनको नुकसान पहुंच सकता है, और ये बहुत कम हो जाए संख्या में, वैसे ही हैं, खत्म हो जाएंगे। तो ये आप अपना जीवन जिस तरह से जीना चाहते हैं अपने हिसाब से इनको डेवलप होने दो, अपने हिसाब से इनका ट्रांजिशन होने दो, हमें नहीं करना। ये इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट में अगर हम बात करें, कॉलोनियल पीरियड से शुरुआत करते हैं कि पहली बार 1771 में, 18 सेंचुरी में, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल जो है वो यहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन करी कि एक आइलैंड है छोटा सा, जहां से कुछ लाइट्स आ रही हैं उसके किनारों से, और इस आइलैंड का नाम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पड़ा, और सबसे पहले उस समय इसके बारे में बात हुई। लेकिन इस क्रू ने इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि यहाँ पे कोई लोग रहते हैं या किस तरीके का आइलैंड है, क्या है, नहीं पता किया। अगले तकरीबन 100 साल तक, देखिए 1771 से सीधा 1867 में पहुंच गए हम, 1867 में एक मर्चेंट वेसल था, वो यहाँ पे पहुंचा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे, और वहां पे पहुंचने का कारण था कि कुछ मानसून की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से वो उसको यहाँ पे रुकना पड़ा। लेकिन जब ये क्रू यहाँ पे पहुंचा तो उसके बाद एक अचानक से ग्रुप ऑफ नेक्ड ट्राइबल लोगों ने इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने इनके ऊपर एरोज बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन क्योंकि मौसम खराब था तो वो एरोज जो है वो इन लोगों को हिट नहीं किए, और इन्होंने कैसे तैसे करके उस वेसल के अंदर, उस जहाज के अंदर अपने आप को प्रोटेक्टेड रखा, बचा के रखा, और मदद की गुहार लगाई। उसके बाद रॉयल नेवी जो थी ब्रिटिशर्स की, वो आई और उनको रेस्क्यू किया। इन लोगों ने अपने आप को किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा। लेकिन अब जो है ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ तो है, कोई तो लोग रहते हैं, और ये एक आयरलैंड है। अब उसको एक्सप्लोर करने की बारी थी। एक्सप्लोर उसी साल में किया गया जब जेरेमी हॉम्फ्रे नाम का एक कॉलोनियल ऑफिसर यहाँ पे गया, और उसने देखा कि इस क्षेत्र के अंदर कुछ आइलैंडर्स जो हैं, जो कुछ यहाँ के लोग हैं, वो अपने फिश और बोज रखे हुए हैं, और ग्रेट अंडमानीज ने कहा कि ये लोग जो हैं वो जारवाज हैं। लेकिन ये जारवाज नहीं थे। ये कौन थे? ये अलग लोग थे। जारवाज इस क्षेत्र में रह रहे थे, लेकिन ये अलग थे। अब उसके बाद क्या होता है, 1880 में मॉरिसिस विडल पोर्टमैन नाम का एक व्यक्ति, ये जो है एक रॉयल नेवी ऑफिसर होता है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप का एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। साथ ही ये क्रिश्चियन मिशनरीज को अपने साथ ले जाके ये चाहता है कि अंडमानीज के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश करा जाए, हम इनको करेंगे सिविलाइज। इनका ये था, ब्रिटिशर्स को ये एक ढोंग भी था उनका, और ये उनका मानना था, उनको लगता था कि वो भारत में आए हैं उनको सिविलाइज करने के लिए, बहुत सारी ट्राइब्स को वो सिविलाइज करेंगे। क्रिश्चियन मिशनरीज को उन्होंने अलग अलग जगहों पे भेजा। तो क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ और कुछ अंडमानीज ट्रैकर्स के साथ वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे पहुंचा। वेलकम इसका किया नहीं गया। वेलकम क्या किया गया, ओब्वियसली कुछ लोग तो जब इनको देख के भाग गए, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो हैं, 6 लोग जो हैं वो यहाँ पे थे किनारे पे। उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक वुमेन थी, और 4 बच्चे थे, जिसको ये कैप्चर करके पोर्टमैन अपने साथ ले आया। लेकिन क्योंकि ये लोग वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए और वहाँ की किसी भी डिजीज के लिए इम्यून नहीं थे, तो वो मैन और वुमेन जो है वो तो तुरंत बीमारी से मर गए, उनकी डेथ हो गई पोर्ट ब्लेयर पहुंचते ही, और बच्चे भी बीमार होने लग गए, जिसकी वजह से पोर्टमैन को दया आ गई। उसने इन बच्चों को सेफली वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे पहुंचा दिया, और उसके साथ कुछ गिफ्ट्स भी भेजे ताकि वो उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश कर सके। पोर्टमैन ने आगे भी यात्राएं करी 1883, 85 और 87 में, लेकिन कोई ज्यादा नतीजा निकला नहीं। इन्होंने कोई फ्रेंडली रिलेशन स्थापित किया नहीं उसके साथ। 1896 में एक कन्विक्ट था, एक व्यक्ति था जो कि कुछ चोरी वगैरह करके, कुछ गड़बड़ करके जो है वो भागा,
ग्रेट अंडमानी आइलैंड्स हैं और वो भाग के नॉर्थ सेंटिनल पे पहुंच गया अपनी जान बचाने के लिए कि मुझे जेल ना हो, मुझे ब्रिटिशर्स पकड़ ना ले। लेकिन वहां पे जाने के बाद उसको मार दिया गया। उसकी बॉडी मिली कुछ दिनों बाद, जब कुछ एरो उसको एरो उसकी बॉडी में मिले और कुछ उसकी गर्दन भी काटी हुई थी। तो ये पता चला कि यहाँ पे जो आइलैंडर्स हैं उन्होंने इसको वेलकम नहीं किया और उसको मार दिया। तो ये चीज यहाँ पे पता चली कि यहाँ से ये आइलैंडर्स जो हैं वो आउटसाइडर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, जब भारत आजाद हुआ और भारत का पार्ट बना। शुरुआत में तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अंडमान निकोबार उनका ही क्षेत्र रहे, उनकी ओवरसीज टेरिटरी रहे, लेकिन बाद में वो भारत का पार्ट बना। 1956 में इसको भारत का जो है यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया और नॉर्थ सेंटिनल को एक ट्राइबल रिजर्व और प्रोहिबिटेड ट्राइबल एरिया बना दिया गया कि 3 नॉटिकल माइल्स में तकरीबन 5.6 किलोमीटर में इसमें जाना मना था। फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी और किसी तरीके का यहाँ पे किसी व्यक्ति का जाना अलाउड नहीं था। इवन जो आर्म फोर्सेस थी वो कंटिन्यूसली यहाँ पे पेट्रोलिंग करती थी। शुरुआत में इतनी पेट्रोलिंग नहीं होती थी, लेकिन बाद में जब कुछ लोगों ने जाने की कोशिश करी तो पेट्रोलिंग करने की जरूरत पड़ी। लेकिन भारत सरकार के भी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है उसकी ये इच्छा थी कि वो इन लोगों को जाने, वो ये कौन लोग हैं, किस तरीके का कल्चर ट्रेडिशन ये लोग फॉलो करते हैं। तो एक व्यक्ति थे त्रिलोकनाथ पंडित, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स पे कई बार गए हैं, कई बार इन्होंने कोशिश करी है कि यहाँ के लोगों को जाने, यहाँ को एक्सप्लोर करें। तो शुरुआत में 1967 में ये 20 लोगों की एक टीम को लेकर साथ में गए, जिसमें गवर्नर भी थे, आर्म फोर्सेस के लोग भी थे, नेवल पर्सनल भी थे, कई लोग थे और ये खुद थे। ये गए, लेकिन इतने सारे लोग जब गए तो ये लोग जो हैं वो अपने अपने छिप गए, अंदर जंगल में छिप गए। इन्होंने कुछ फुटप्रिंट्स को फॉलो किया और तकरीबन 1 किलोमीटर तक ये अंदर गए, लेकिन उसके बाद इनको कुछ मिला नहीं। कुछ चीज़ें इनकी ज़रूर मिली कि कुछ हट थी, 18 लीन हट मिली, घास वगैरह से बनी हुई, जहाँ पे एक बार आग जलाई हुई थी, जो कि पता चल रहा था कि यहाँ पे कोई व्यक्ति आ रहा है। यहाँ पे रो हनी था, स्केल्टन थे, कुछ पिग्स थे, उसके अलावा कुछ वाइल्ड फ्रूट्स थे, कुछ वुडन स्पेडर थे, कुछ बोस थे, एरोज थे, बास्केट्स थी, फिश नेट थे, बैम्बूज थे, वुडन बकेट्स थे। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे इनका पता चलता है कि यहाँ पे कुछ लोग तो रहते हैं, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स तो रहते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर वो डर गए और वो हमसे मिलेंगे नहीं। तो इस टीम ने किसी तरीके का यहाँ पे कॉन्टैक्ट स्थापित करने में इनको सफलता हासिल हुई नहीं और ये गिफ्ट छोड़ के अपने साथ जो भी लेके आए थे, नारियल वगैरह और जो चीज़ें लेके आए थे, वो इन्होंने यहाँ पे छोड़ी और चले गए। फिर उसके बाद 1974 में नेशनल जियोग्राफिकल फिल्म क्रू के द्वारा एक कोशिश करी गई कि यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट की भी टीम थी, जिसमें पंडित खुद भी थे, त्रिलोकनाथ पंडित वगैरह। तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए यहाँ पे गए थे परमिशन लेके कि मैन इन सर्च ऑफ मैन, ये डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें इन्होंने फ्रेंडली कॉन्टैक्ट स्थापित करने की कोशिश करी। उसका मैं एक क्लिप आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या हुआ। ये लोग जब यहाँ पे जाते हैं, शुरुआत में एक आइलैंड के किनारे पे जाके कुछ अपने जो गिफ्ट्स लेके आते हैं, नारियल वगैरह, वो छोड़ के आ देते हैं। फिर ये नाव में रहते हैं कि इनसे एक सेफ डिस्टेंस पे रहेंगे, उनको शूट करेंगे। लेकिन जब ये जितना पास जाने की कोशिश करते हैं तो कुछ सेंटिनलीज आते हैं और वो इनको देख के थोड़ा सा गुस्से में हो जाते हैं और वो इनका वेलकम नहीं करते। इवन इनके ऊपर तीर कमान, जो अपने एरोज हैं, वो शूटिंग की पोजीशन में लेके आ जाते हैं, तान देते हैं और इनके ऊपर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ फ्रेंडली रिलेशन स्थापित करने आए हैं, गिफ्ट दिखाते हैं, नारियल दिखाते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे जंप कर करके अग्रेसिव स्वरूप दिखा के इनको डराने की कोशिश करते हैं और इनकी तरफ एरो मारते हैं। उनमें से एक एरो जो है वो इनके एक डायरेक्टर के पैर में, उसकी थाइज में लगता है और उसके बाद ये जो क्रू है, ये जो फिल्म मेकर्स थे, ये यहाँ से चले गए। इनको पता चला कि ये लोग ये चीज़ पसंद नहीं कर रहे हैं, इनको यहाँ पे नहीं रहना है। जब ये लोग यहाँ से गए, उसके बाद जो गिफ्ट इन्होंने छोड़े थे उनको लेके ये लोग अंदर चले गए, लेकिन इनसे मिले नहीं, इनसे पास नहीं आने दिया। ये चीज़ इस जो मैन इन द सर्च ऑफ मैन जो डॉक्यूमेंट्री थी उसमें इनकी मेंशन रही 1974 में। तो इस तरह से चीज़ें हुई और कोकोनट और कुकवेयर जो इन्होंने छोड़ा था उसको लेके चले गए। लेकिन फिर एक लेडी है जो भारत के जो एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट थी उसमें थी, जिनका नाम था मधुबाला चट्टोपाध्याय। वो लेडी जिन्होंने सेंट्रलीज के एरोज को डाउन करवा दिया और उनसे वो पीसफुली मिल पाई और इन लोगों ने इनके साथ मुलाकात भी करी।
ये पहला फ्रेंडली कॉन्टैक्ट था। ये 4 जनवरी 1991 को हुआ। मधुबाला चट्टोपाध्याय जाती हैं, पहली बार एक लेडी एक क्रू में थी जो कि एक्सप्लोर करने जा रहा था नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स को। और एक यहाँ पे इंसिडेंट होता है कि मधुमाला चट्टोपाध्याय जब आइलैंड के पास पहुंचती हैं, उनके साथ पंडित भी होते हैं और भी कुछ लोग होते हैं, लेकिन उनके पास कोई वेपन नहीं होते हैं। तो एक व्यक्ति, एक सेंटिनल आइलैंड का जो ट्राइबल लीडर व्यक्ति होता है, वो उसके ऊपर अपना एरो जो है वो एक शूटिंग पोजीशन में इस तरह से लेके आता है कि उनको शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पीछे से एक दूसरी लेडी आती है उसी ट्राइब की, और वो आके कहती है कि नहीं, अपना एरो डाउन कर लो, हम शूट नहीं करेंगे। फिर मधुमाला जो है वो इनसे जाके मिलती हैं और कांटेक्ट करती हैं, इनके साथ इनको नारियल देती हैं, ये नारियल भी ले लेते हैं, इनके साथ किसी तरीके का हिंसक व्यवहार नहीं करते हैं। और फिर मधुमाला एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार यहाँ पे गई और उनके साथ किसी तरीके का कोई अग्रेसिव इन्होंने या ऑफेंसिव बिहेवियर नहीं दिखाया, और मधुमाला ने इनके साथ कुछ समय बिताया और अपनी स्टडी में इनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताई। ठीक, जैसे कि इन्होंने जब इनके साथ गई थी तो जो भी चीज़ें इनकी नाव में थी तो उनको देख के लोग सरप्राइज थे कि इनके पास क्या है, क्या मेटल की चीज़ है, उससे हम क्या बना सकते हैं, क्या हमें मिल रहा है। तो इस तरह से चीज़ें थी। तो पहली बार एक वुमन गई और उस वुमन का एक तरह से वेलकम हुआ, अच्छे से उसके साथ व्यवहार हुआ। और उसके बाद दूसरी एक्सपीडिशन हुई, उसमें भी विदाउट वेपन गए थे और उसके बाद कोकोनट वगैरह इन्होंने लिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे त्रिलोकनाथ और मधुमाला के समय पे ये सब चीज़ें हुई। लेकिन उसके बाद फिर से स्थिति बदल गई। 1994 तक कुछ एक्सपीडिशंस हुए, लेकिन उसके बाद आगे आने वाले जो एक्सपीडिशंस थे उनका इन्होंने वेलकम नहीं किया। ये जो सेंटिनलीज थे, इन्होंने बाद के जो लोग आए मधुमाला के बाद, उनको फिर से उसी एग्रेसिव अप्रोच के साथ देखना शुरू कर दिया। कुछ रीजन रहे होंगे, हो सकता है कि मधुमाला और ये लोग जब गए तो कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया हो, किसी तरीके का कोई वायरस या किसी तरीके की कोई बैक्टीरिया की वजह से वो लोग, उनको कुछ उसका नुकसान उठाना पड़ा हो। रीजन क्या रहा सेंटिनलीज ने उसके बाद फिर से इनके साथ लोगों के साथ फ्रेंड रिलेशन क्यों नहीं स्थापित किए, उसका पता नहीं। लेकिन इस वजह से भारत सरकार ने 1997 में एक पॉलिसी अपनाई, द पॉलिसी ऑफ नो डेलिब्रेटेड कॉन्टैक्ट। हम जानबूझकर इन लोगों के साथ किसी तरीके का कॉन्टैक्ट नहीं रखेंगे, किसी तरीके का इंटरवेंशन नहीं करेंगे, ना तो हम इनको कोई थ्रेट पहुंचाएंगे और ना ये हमें थ्रेट पहुंचाएं। इसके लिए हम इनके ऊपर निगरानी तो रखेंगे, क्योंकि पता नहीं था कि कितनी संख्या में है, क्या कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं कि नहीं। हालांकि कभी पहुंचाया तो था नहीं नुकसान, तो वो डर नहीं था। लेकिन सरकार का ये था कि अगर कभी इनको हमारी ज़रूरत पड़ी, हमारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी और कभी ये किसी आपदा में फंसे, तो हम बिल्कुल इनकी मदद करेंगे, लेकिन हम जानबूझ के किसी भी तरीके से इनमें इंटरवेंशन नहीं करेंगे इनके साथ। और ऐसा हुआ 2004 में, जब सुनामी आई, 2004 की फेमस सुनामी जिसमें बहुत नुकसान हुआ था इंडियन ओशन में। तो वहाँ पे भारत सरकार के द्वारा एक नेवल फोर्स, इंडियन नेवल फोर्सेस और एयरफोर्स को कहा गया कि आप जाके उसकी निगरानी करके आओ, देख के आओ कि क्या चल रहा है, सेंटिनलीज जो हमारे ट्राइब्स हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं। और इस आइलैंड को भी नुकसान पहुंचा था। वैसे ये आइलैंड 1.5 फुट तक ऊपर उठ गया था समुद्र की उससे, इस सुनामी की वजह से, और कुछ आइलैंड्स के साथ मर्ज भी हो गया था क्योंकि इस तरह से डिस्टर्बेंस हुआ उसकी वजह से। तो काफी नुकसान हो रहा था आसपास के। तो जब पहुंचा, एक एरियल रूट लिया गया और निगरानी करने के लिए देखा गया, तो ऊपर से हेलीकॉप्टर में देखा गया कि 32 सेंटिनलीज जो हैं उनको देखा गया, किसी तरीके की कोई डेड बॉडी नहीं थी। और ये जब सेंटिनलीज अपने ऊपर हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ देखते हैं तो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं अपने तीर कमान से, और उससे पता चलता है कि ये लोग सुरक्षित हैं, हेल्दी हैं, ठीक हैं, इसीलिए ये अटैक कर पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं। तो फिर उसके बाद ये लोग जो हैं, इंडियन फोर्सेस के लोग हैं, वो वहाँ से आ गए, उनको पता चल गया कि ये लोग जो है वो सुरक्षित हैं, इनको नुकसान नहीं पहुंचा है। तो ये चीज़ यहाँ पे 2004 की सुनामी में हुई। उसके बाद आपको पता होगा कि 2006 की भी एक घटना है जिसमें एक फिशरमैन जो है, जिसका नाम होता है सुंदर राज और पंडित तिवारी, 2 फिशरमैन होते हैं। ये जो हैं ये इलीगली जाके इस आयरलैंड के पास जाके कुछ एक्टिविटी करते हैं। वो वहाँ पे जाके उसको क्रैब्स हार्वेस्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हम यहाँ से कुछ चीज़ें निकाल लें। हालांकि मना था जाना, फिर भी ये लोग गए। तो इन सेंटिनलीज ने इनके ऊपर अटैक कर दिया और अटैक करके फिशरमैन को जो है उनको मार दिया, अपनी एक्सेस से, अपनी कुल्हाड़ियों से इनको मार दिया। ये 2006 की घटना है। और 2006 के बाद अगली जो घटना थी वो 2018 की थी।
2018 में जॉन का जो वाकया था वो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। लेकिन जॉन की मृत्यु के बाद जब अमेरिकी सरकार ने ये कहा कि बताइए कि हमारा जो नागरिक है जॉन वो कहाँ है, तो चाउ की बॉडी तो मिली नहीं। लेकिन बाद में जब तफ्तीश की गई और उस मछुआरे तक पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, सेंटिनलीज ने उसको मार दिया, दफना दिया। बॉडी नहीं मिली पुलिस को। शुरुआत में कोशिश करी गई लेकिन वो बॉडी रिकवर हुई नहीं। बाद में ये इंडियन ऑफिशियल्स ने वो प्रयास भी बंद कर दिए। यूएस गवर्नमेंट ने किसी तरीके का कोई चार्ज लगाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है कि हम ट्राइब्स के ऊपर किसी तरीके का चार्ज लगाएंगे। एक ऐसे क्षेत्र में, अबंडन क्षेत्र में जहाँ पे जाना मना है, वहां पे जॉन गए, उसकी वजह से उनकी जान गई चली गई, तो हम उसके लिए किसी तरीके का कोई केस या किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं चाहते। लेकिन हम जानना चाहते हैं अगर जॉन जिंदा है तो उसे किसी भी तरह से बचाया जाए। जॉन जिंदा था नहीं तो उसको रेस्क्यू कोई कर नहीं पाया, उसकी बॉडी को भी नहीं ढूंढ पाया। तो ये लास्ट इंसिडेंट था 2018 का। होपफुली आपको सेंटिनलीज के बारे में चीज़ें पता चली होंगी। आप ये अश्योर कर पाए होंगे कि किस तरीके की ट्राइब है, किस तरीके के कई बार मिथ्स भी होते हैं इनके बारे में, लेकिन ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये आउटसाइड वर्ल्ड से कॉन्टेक्शन नहीं चाहते हैं किसी तरह से कि कॉन्टेक्ट करें। ये किसी और के ऊपर अटैक नहीं करते, लेकिन अगर इनके पास कोई जाता है तो ये उसके प्रति हिंसक हो जाते हैं। सो वीडियो आपने यहाँ तक देखा उसके लिए तो शुक्रिया। सक्सेस प्लस एकेडमी के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा। जैसे एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी वीडियोस की, इस तरीके के और वीडियोस भी मिल जाएंगे। साथ ही आप सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। किसी तरीके का कोई डाउट हो तो चैट सेक्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सजेशन भी आपके यहाँ पे मोस्ट वेलकम है, तो वो आप जान सकते हैं। कोई आपको पीडीएफ नहीं मिलती है तो आप चैट के सेक्शन के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो सक्सेस प्लस एकेडमी के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।